हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज हम करेंगे आर्मी जीडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें मैंने 3 टॉपिक लिए हैं। फर्स्ट टॉपिक है रेशियो एंड प्रपोर्शन। एक हम करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन इसके क्वेश्चन। फिर इसमें दूसरा टॉपिक है परसेंटेज का, एक हम करेंगे परसेंटेज। और तीसरा जो टॉपिक होगा इसमें वो होगा HCF और LCM। HCF और LCM ये 3 टॉपिक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके क्वेश्चन पेपरों में आए हैं पहले। ठीक है, इन 3 टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पेपर में बने हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो आज डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। बाकी जिनका और भी एग्ज़ाम है, SSC GD का है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम है, वो भी इस वीडियो को देख सकता है, क्योंकि सारे ज़रूरी क्वेश्चन हैं ये। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यदि फर्स्ट क्वेश्चन, यदि x/y 2/5 है, x/y 2/5 है, y/z 5/6, y/z कितना है 5/6, देन फाइंड x/z। तो रेशो कंबाइन करनी है, रेशो अलग अलग है, x/y फिर y/z है, तो हम करेंगे रेशो को कंबाइन। सबसे पहले कंबाइन करने के लिए x/y/z इकट्ठी करनी रेशो ये। अब यहाँ पे जब कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे कॉमन क्या है y, यहाँ भी कॉमन क्या है y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5 और y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5। अब वैल्यू बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो x की वैल्यू कितनी हुई 2, y यहाँ भी 5 है, y यहाँ भी 5 है, तो y की वैल्यू 5 और z यहाँ पे 6 है, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो x/y/z कितना आ गया 2:5:6। आपसे पूछा है x/z, तो x की वैल्यू 2 है, x/z x की वैल्यू 2 और z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, तो 2:6 कॉमन है, तो 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 3 6 और कितना आया 1:3। तो ऑप्शन नंबर ए। आप वीडियो को पॉज करें पहले, फिर खुद क्वेश्चन करें, फिर आंसर चेक करें अपना कि आंसर ठीक है कि नहीं है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके फिर आप करें खुद इन क्वेश्चनों को। तो x/z कितना है 1/3। अगर यहाँ पे देखो ये y की वैल्यू बराबर नहीं होती, यहाँ पे तो y 5 है और यहाँ पर y कितना है 5। अगर y यहाँ पे बराबर नहीं होता तो y बराबर करना पड़ना था हमें। ठीक है, पर y यहाँ पे बराबर है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि p का 4 गुना q के 5 गुने के बराबर है, p का 4 गुना बराबर है q के 5 गुने से, q के 5 गुने से, और r के 6 गुने के बराबर भी है, और r के 6 गुने के बराबर भी है। मतलब p × 4p, ये हो जाएगा 5q और ये हो जाएगा 6r। अब इसमें p का 4 गुना, ठीक है, q के 5 गुने के बराबर है, और ये किसके बराबर है r के 6 गुने के बराबर है, तो p/q/r। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है, एक तो तरीका है कि आप यहाँ से p/q इन दोनों को कंबाइन करके p/q निकाल लोगे और फिर इन दोनों को कंबाइन करके q/r कर लोगे। ठीक है, एक आप ऐसे कर सकते हैं कि p/q आ जाएगा और एक आपके पास q/r आ जाएगा, फिर इनको कंबाइन करके आपके पास p/q/r आ जाएगा। पर इससे भी एक बेस्ट तरीका क्या है कि आप 4, 5 और 6 का ले लो एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेना है 4, 5, 6 का, 4, 5 और 6, 4, 5, 6 का एलसीएम। 4, 5, 6 का एलसीएम कितना होगा 6, 5 का 30 हो जाएगा और 30 और 4 का हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 एलसीएम कितना आ गया इसका 60। जैसे ही 60 एलसीएम आया, ठीक है, 60 एलसीएम आ गया, तो जो p के साथ लगा यहाँ पे, p के साथ क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट 4। ठीक है, p के साथ 4 है तो 4 से डिवाइड करेंगे इसको 60 को। आपको चाहिए p/q/r। तो जो p के साथ कोफिशिएंट होगा, p का कोफिशिएंट होगा, जैसे 4 है तो 4 से डिवाइड करना 60, एलसीएम को डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखा है उसका टेबल पढ़ना है एलसीएम को। तो 4 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो कितनी बार जाएगा ये 15 बार, 15 चौके 60। फिर ये 5 लिखा है यहाँ पे, 5 से डिवाइड करोगे इस 60 को तो कितनी बार जाएगा 12 बार। फिर r का कोफिशिएंट कितना है 6, 6 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 10 बार, तो 15, 12, 10। तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मतलब जब भी इस तरह की टाइप मिले तो आप एलसीएम लो, 4, 5, 6 का एलसीएम लिया। ठीक है, फिर एलसीएम को डिवाइड कर दिया जो भी आपके पास इनके कोफिशिएंट होंगे। जैसे p के साथ 4 लगाया, 4 से डिवाइड कर दिया 60 को। ठीक है, 60 को डिवाइड कर दिया 4 से,
फिर 60 को डिवाइड कर दिया 5 से, फिर 60 को डिवाइड कर दिया 6 से। जब 4 से डिवाइड किया तो 15 आया, जब 5 से डिवाइड किया तो 12, जब 6 से डिवाइड किया तो कितना आया 10। तो पी क्यू आर हो गया 15, 12 और 10, 15:12:10। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 5:6। दो संख्याओं का अनुपात, दो नंबर हैं, अनुपात है 5:6। यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए, ठीक है, इसमें 5 जोड़ा, इसमें भी 5 जोड़ा, मतलब जोड़ने नहीं आपने कि 5 में 5 जोड़ दिया 10 लिख दिया, 6 में 5 जोड़ दिया 11, ये सिर्फ ऐसे लिखा मैंने कि 5 जोड़ दिया, ठीक है, समझने के लिए कि यहाँ भी +5 किया और इस नंबर में भी +5 किया, तो उनका जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 7:8। तो जो नया अनुपात बनेगा वो बनेगा 7:8, ठीक है। अब रेशो में यहाँ पे 5:6 है, फिर जब 5 जोड़ा तो अनुपात हो गया 7:8। अब इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंस होता है वो हमेशा बराबर रहता है। फॉर एग्जांपल मैं आप समझाता भी चलूँगा साथ में। जैसे मान लो एक नंबर 10 है, एक नंबर है 15, ठीक है, मैंने बोला इसमें भी 2 जोड़ दो और इसमें भी 2 जोड़ दो, तो 10 और 2 हो गए 12, 15 और 2 कितने हो गए 17। यहाँ पर डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पर भी डिफरेंस कितना है 5 का। मतलब अगर सेम नंबर प्लस किया है, अगर सेम नंबर प्लस माइनस करते हैं तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा क्या होता है बराबर। यही क्वेश्चन फिर एज में आता है कि दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:6 है और 5 साल बाद उनका अनुपात 7:8 हो जाता है, तो आयु ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन होता है, तो 10 15 जैसे 2 जोड़े तो 12 17 और यहाँ भी 5 का डिफरेंस, यहाँ भी 5 का डिफरेंस। मतलब अगर सेम नंबर प्लस हो या सेम नंबर माइनस हो तो डिफरेंस का होता है बराबर। तो यहाँ पर डिफरेंस 5 और 6 के बीच में 1 का अंतर है, 7 8 के बीच में 1 का अंतर है। ये नंबर हुआ 5 से 7। रेशो में देखें तो 5 से 7 हुआ, ये 6 से 8 हुआ। 5 से 7, 6 से 8 कितना प्लस हुआ? अगर रेशो के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे 2 यूनिट प्लस हुए और यहाँ पर भी 2 यूनिट ही प्लस हुए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि रेशो में 2 यूनिट या 2 रेशो प्लस हो रहा है, पर एक्चुअल में क्वेश्चन बोल रहा है कितना प्लस हो रहा है, यहाँ पे 5 प्लस हो रहा है, ठीक है। हम बोल रहे हैं 2 यूनिट प्लस है और क्वेश्चन में कितना प्लस है, यहाँ पे 5। तो 2 यूनिट कितने के बराबर हुआ? 5 के बराबर। आपसे पूछा यहाँ पे दूसरी संख्या, सेकंड नंबर, तो दूसरी संख्या कितनी? यहाँ पे एक संख्या 5 यूनिट है, एक संख्या कितनी यहाँ पे 6 यूनिट। मतलब 6 यूनिट की वैल्यू निकालने की, 6 यूनिट कितने के बराबर है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, या 2 का कितना गुणा हुआ यहाँ पे? 2 का 3 गुणा, 2 3 6, तो 5 का भी 3 गुणा, 5 3 15, ठीक है। तो 6 यूनिट कितने के बराबर आई? 15 के बराबर। मतलब जो सेकंड नंबर है वो कितना होगा यहाँ पे? 15। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है, 2:5। उन संख्याओं का गुणनफल। अगर रेशो पता है, गुणा पता है तो रेशो का गुणा, अगर रेशो पता है, जोड़ पता है तो रेशो का जोड़, अगर माइनस पता है तो माइनस कर देंगे। अब गुणा करना है तो जब 2:5 है तो एक संख्या हम बोलेंगे 2 रेशो, एक संख्या कितनी होगी यहाँ पे? 5 रेशो। इन दोनों का गुणनफल जो है 160 है, इन दोनों का गुणनफल 160 है, तो इन दोनों को गुणा करके 160 के बराबर, इन दोनों को गुणा करोगे तो 160 के बराबर आएगा। मल्टीप्लाई करोगे 5 का गुणा 2 से 10 और r मल्टीप्लाई r, यहाँ पे होगा r²। ये गलती नहीं करनी है यहाँ पे, क्योंकि जब मल्टीप्लाई करते हैं रेशियो में तो वेरिएबल भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो r मल्टीप्लाई r कितना आ जाएगा? r², 160 के बराबर, ठीक है। 0 से 0 खत्म और यहाँ पे r² आया 16 के बराबर और r = 4। किसका स्क्वायर होता है? 16, 4 का स्क्वायर। तो एक रेशियो कितने के बराबर आई? 4 के बराबर। एक रेशियो 4 के बराबर, तो 2 कितने के बराबर हुई? 8 के बराबर। और 5 कितने के बराबर हुई? 4 5 20 के बराबर। जब एक रेशियो पता लग गया तो रेशियो में मल्टीप्लाई, 4 का गुणा 2 से 4 दूनी 8, 4 का गुणा 5 से 4 5 20। तो ऑप्शन नंबर ए। एक नंबर 8 होगा, एक नंबर कितना होगा? 20 होगा, ठीक है। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे किन दो नंबर की रेशियो 2:5 है, तो उस तरह से भी देख सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 7 और 14 का तीसरा समानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड थर्ड प्रपोर्शन। 7, एक नंबर 7 है, एक नंबर 14 और थर्ड प्रपोर्शन पता नहीं है, तो हमने मान लिया थर्ड कितना है यहाँ पे x। जो भी पूछा है वो मान के चलो। अगर सेकंड पूछा है सेकंड मान के चलेंगे, थर्ड पूछा है थर्ड मान के चलेंगे, अगर फोर्थ पूछा है तो फोर्थ मान के चलेंगे। समानुपात का मतलब होता है कि दो अनुपात बराबर।
तो ये 2 अनुपात मतलब 7 का अनुपात निकालेंगे 14 से, तो 7/14 इज इक्वल टू फिर ये 2 इन दोनों के बराबर 14 अनुपात x का मतलब हुआ 14/x। ये तीसरा अनुपात निकालने का मेथड, ठीक है। 7 अनुपात 14 तो 7/14 और ये 14 यहाँ पे कॉमन है तो 14/x, यहाँ पे 14/x। ये दोनों अनुपात क्या होंगे यहाँ पे बराबर समानुपात। क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये बनेगा 7 गुणा x इज इक्वल टू 14 गुणा 14 और x इज इक्वल टू 14 गुणा 14/7। अब थर्ड प्रोपोर्शन के लिए एक फार्मूला भी है। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए फार्मूला होता है b²/a, ठीक है, b²/a। अगर इसको a मान के चलें, इसको b मान के चलें तो b² मतलब इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है जो फर्स्ट पे दिया हुआ। तो 14 गुणा 14/7, 7 से काट देंगे, 7 का डबल 14 और 14 का डबल कितना हो गया 28, ठीक है। 7 का डबल 14 तो 14 का डबल कितना हो गया 28, ऑप्शन नंबर ए। वैसे फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा है तो 4th x मान के चलेंगे, 3 नंबर आपको गिवन होंगे। ऐसा अगला क्वेश्चन ही 4th का ही है। 5, 10, 5, 10 और 6 अनुपात x। तो इसका मतलब हुआ कि पहला जो रेशो है 5/10 वो बराबर होगा 6/x के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 गुणा x, 5 का गुणा x से और 10 का गुणा 6 से इज इक्वल टू 6 गुणा 10। x इज इक्वल टू 5 पल्ली तरफ चला जाएगा डिवाइड में, 5 का डबल 10, 6 का डबल कितना हो जाएगा 12। तो x इज इक्वल टू 12, जो इसका फोर्थ प्रोपोर्शन होगा 12। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 5 का डबल हुआ 10, 5 का डबल हुआ तो आगे भी 6 का डबल होगा और 6 का डबल कितना होगा 12। पर ये करने का मेथड है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, कि पहले 2 का जो अनुपात होगा अगले 2 के अनुपात के बराबर होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, 35, 50 और 95 में से प्रत्येक संख्या से क्या घटाया जाना चाहिए। एक संख्या 20 है, एक संख्या 35, एक संख्या 50 है, एक है 95। प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि शेष समानुपात में हो। समानुपात मतलब बराबर अनुपात, इन दोनों का अनुपात और इन दोनों का अनुपात होना चाहिए बराबर। तो 20 अनुपात 35 का मतलब हुआ 20/35, इन दोनों का अनुपात बराबर होना चाहिए किसके 50/95 के। तो इनमें से क्या घटाया जाए, ऑप्शन से कर लेंगे। अगर नहीं तो फिर a मान के चलना पड़ेगा कि पहले a मान लो, फिर 20 - a, 35 - a, यहाँ भी a माइनस, यहाँ भी a माइनस। तो इसमें ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर पहला ऑप्शन लेके चले 5, तो इसमें भी 5 माइनस, बोला प्रत्येक में से माइनस करना, तो इसमें भी 5 माइनस, इसमें भी 5 माइनस और इसमें भी 5 माइनस। 20 में से 5 गए 15, 35 में से 5 गए 30, यहाँ पे 45 और बटे में यहाँ पे 90। 15 से कट जाएगा अनुपात, 15 कम 15, 15 गुणा 2 30, 45 कम 45, 45 गुणा 2 90। इस तरफ भी 1/2 बना, इस तरफ भी 1/2 बना, मतलब दोनों बराबर हो गए। तो हम बोलेंगे ये 2 अनुपात और ये 2 अनुपात दोनों क्या हो गए बराबर। कब हुए बराबर, जब इसमें से 5 घटाया। प्रत्येक में से कितने घटाया हमने 5। तो बाकी ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे बराबर नहीं आते तो मैं 10 मान के चलता, फिर 10 से नहीं होता, फिर 12, फिर 12 से नहीं होता, फिर 6 मान के चलते हैं। तो आप पहले वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ें, फिर खुद करें, फिर बाद में आंसर चेक करें। एक बैग में 3, 2, 1 के अनुपात में 1 रुपये 2 रुपये। एक बैग है जिसमें 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं, ठीक है। किस अनुपात में है, 3, 2, 1 के अनुपात में है। जो सिक्कों की संख्या है, जो सिक्कों की संख्या है 3, 2, 1 के अनुपात में है, तो 3, 2, 1, 3 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में है। उसमें देखो, अगर मैं बोलूँ कि 1 रुपये के 3 सिक्के हैं आपके पास, 1 रुपये के कितने सिक्के हैं 3 सिक्के, तो हम बोलेंगे कितने रुपए बने 3 रुपये, ठीक है। ये इनका मूल्य, इनका कॉस्ट कितना है। 1 रुपये के 3 सिक्के हैं 3 रुपये। अगर 2 रुपये के मेरे पास 2 सिक्के हैं तो कितने रुपए होंगे यहाँ पे 4 रुपये। अगर 5 रुपये का 1 सिक्का होगा तो कितने रुपए होंगे 5 रुपये। अब रेशो में देखें तो 3 रुपये, फिर 4 रुपये, फिर 5 रुपये, टोटल कितने रुपए बने, ये 5 और 9 3 12। हमारे पास बने टोटल 12 रुपये, मतलब 12 रेशो या 12 यूनिट। रेशो में देखें तो टोटल 12 यूनिट है, 12 रुपये बन रहे हैं। और क्वेश्चन में देखें तो यही बोल रहे हैं कि कुल राशि कितनी है 120। तो 12 की वैल्यू 120, 12 120 के बराबर है, तो 1 कितने के बराबर होगा, 12 परली तरफ चला जाएगा डिवाइड में, तो ये होगा 10 के बराबर, ठीक है। 12 कम 12 0, तो 1 आया 10 के बराबर।
अब 1 10 के बराबर है तो हमारे पास रेशो थी यहाँ पे सिक्कों की संख्या 3:2:1, ठीक है, 3:2:1। 1 10 के बराबर है, 3 कितने के बराबर होगा, 30 के बराबर। 2 कितने के बराबर होगा, 20 के बराबर। और 1 कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर। 10 का गुणा 3 से 10 3 30, ठीक है। 10 का गुणा 2 से 20 और 10 का गुणा 1 से 10। तो मतलब सिक्कों की संख्या 1 30 है, फिर 2 रुपये के सिक्के कितने हैं, 20 हैं, फिर 5 रुपये के सिक्के कितने हैं, 10 हैं। तो 30 20 10, 30 20 10, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे करते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है। पी का पी प्रतिशत 140 है। क्वेश्चन पढ़ते चलेंगे, क्वेश्चन करते चलेंगे। आप वीडियो पॉज कर लें, फिर खुद करें क्वेश्चन, फिर उसके बाद देखें आंसर की क्या आंसर है। पी का पी प्रतिशत, पी का पी प्रतिशत मतलब P/100। पी का पी प्रतिशत कितने के बराबर है, 144 के बराबर है। तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। पी का पी प्रतिशत 144 है, तो P गुणा P तो हो जाएगा P², और 100 परली तरफ जाएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पे डिवाइड में है, परली तरफ मल्टीप्लाई में, तो 144 और ये 0 0। देन P इज इक्वल टू स्क्वेयर, किसका स्क्वेयर होता है ये, तो 144 होता है 12 का स्क्वेयर, यहाँ पे 2 0 है तो इसकी 1 0, ठीक है। 120 को 2 बार गुणा करेंगे तो आएगा 14400, ठीक है। तो P की वैल्यू आई 120। P 120 आपसे यही पूछता कि फाइंड वैल्यू ऑफ P, तो P कितने के बराबर आया, 120 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40%, 56 है, तो उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 40% कितने के बराबर है, 56 के बराबर है, तो बोल रहे हैं कि उस संख्या का 60% ज्ञात कीजिए। अगर इस क्वेश्चन में संख्या पूछी होती तो हम करते 100% कि 100% कितना है, पर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि संख्या नहीं पूछी, आपसे पूछा है कि 60% कितना है। तो 40 की वैल्यू पता है, 60 की वैल्यू पता करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 56 का जिसकी वैल्यू निकालनी है उससे मल्टीप्लाई, 56 गुणा 60 और बटे में 40 से डिवाइड, ठीक है। तो 0 से 0, 2 से 2 3 6, 2 से 2 दूनी 4 और 2 से 28 बार, ठीक है। 3 8 24 और 2 3 दूनी 6 2 8, 84, ऑप्शन नंबर ये टी, 84। तो संख्या का 60% कितना आया, 84। 800 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं वो डिवाइड में लिखते हैं। 800 मिनट है, फिर यहाँ पे एक दिन है, अगर ये मिनट है 800 तो मिनट है, ठीक है। फिर बोला है एक दिन, यूनिट बराबर होनी चाहिए, या तो मिनट को दिन में कर दो या दिन को मिनट में कर दो। तो दिन को मिनट में कर देते हैं, तो मिनट में करने के लिए एक दिन में कितने मिनट होंगे, या तो फिर मिनट से दिन कर दो या दिन से क्या कर दो, मिनट कर दो। तो पहले तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में होते हैं 60 मिनट, ठीक है। पहले दिन से आवर किए, फिर आवर से कर देंगे मिनट। एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट, तो कितने, 24 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे, 24 गुणा 60, ये सारा हो जाएगा मिनट में। मतलब 800 मिनट जो है, ये 800 मिनट जो है ये इसका, ठीक है, इसका कितने परसेंट है, ये जो ये लिखा है इसका कितने परसेंट है। 800 मिनट इसका 24 गुणा 60 मिनट का कितना परसेंट है, 800 मिनट। अब यूनिट बराबर है 800 मिनट, और एक दिन में हो जाएंगे 24 गुणा 60 मिनट। 24 गुणा 60 मिनट का कितना प्रतिशत है, परसेंटेज पूछ रहे तो मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 से। जिसका बोला है वो डिवाइड में, जिससे मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं वो डिवाइड में। तो 800 का कंपैरिजन हो रहा है एक दिन से, तो 24 गुणा 60, 0 से 0, बाकी जिससे कट रहा है काट दो इसको, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 5 10, 0, 2 से 12 बार कट जाएगा, और फिर ये बन जाएगा 4 से कट जाएगा, 4 3 12, 4 दूनी 8, 0। अब ये बना 20 गुणा 50, 5 गुणा 2 हो गए 10, 2 0 और यहाँ पे 9। कहाँ पे गलत हुआ, 1 मिनट वाला। 800 बटे में 24 गुणा 60, ये मिनट हो गए, और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे, 100 से। तो 0 से 0, 0 से 0, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से काट दो, 2 5 10,
2 से काट दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 से काट दिया 2 चौके 8, 0 0। 4 से काट दिया 4 3 12, 4 से काट दिया 0 0। 100 गुणा 5 कितने हो गए 500 और ये बना 500 बटे में 9। यहाँ पे कुछ गलती हो गई, ठीक है। 500 बटे में 9, तो 500 बटे 9 कितना हो गया यहाँ पे 500 बटे में 9, तो 9 से काट देते हैं 9 पंजे 45, 5 9 पंजे 45 और यहाँ पे 5 मतलब 50 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 55% होगा। तो 55% होगा तो फिर ऑप्शन में ये होगा, शायद एक 5 एक्स्ट्रा लग गया यहाँ पे, तो 55% अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा ये 55%, ठीक है। 800 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, मतलब कि 55%, ठीक है। यहाँ पर कोई गलती हो गई है काटने में, मैंने शायद कोई नंबर रहने दिया काटने से, तो छोड़ो इसको, ये देखो, ठीक है। तो 55% अप्रॉक्सीमेट। एक गांव की जनसंख्या 50,000 है, पहले वर्ष में जनसंख्या 6% और दूसरे साल में 8% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या, आपको शुरू में पता है, शुरू में जनसंख्या है 50,000, ठीक है। पहले साल कितना इंक्रीज़ हुआ 6%, तो हम लिखेंगे 106 बटे में 100, पहले साल इतना इंक्रीज़ हुआ। फिर दूसरे वर्ष में 8% की वृद्धि हुई, 8% की वृद्धि मतलब 108 बटे में 100। एक तरीका तो करने का ये है, ठीक है, कि शुरू में 50,000 है, पहले साल 6% का इंक्रीज़ हुआ तो 106 बटे 100, फिर दूसरे साल 8% का इंक्रीज़ हुआ तो हम लिखेंगे 108 बटे में 100, और आपको मिल जाएगी 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या, मतलब बढ़ी हुई जनसंख्या कितनी होगी यहाँ पे 1 2 3 4, 4 0 से 1 2 3 4, 4 0 ख़त्म, बाकी ये बचा 5 गुणा 106 गुणा 108, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा ये आंसर, ठीक है। एक होता है रेशियो मेथड करने का कि 6% इंक्रीज़ हुआ तो हम बोलेंगे 100 से कितना हुआ 106, ठीक है। रेशियो बना लो इसकी, 2 से कट रहा है 2 पंजे 10 0, फिर 2 पंजे 10, 2 3 6 मतलब 50 से 53, फिर 8% की वृद्धि हुई तो हम बोलेंगे 100 से कितना हुआ 108 हुआ। इसकी भी रेशियो बनाते हैं, 2 पंजे 10 0, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से 25 बार चला जाएगा, 2 से 27 बार चला जाएगा। अब 50 से 53, 6% इंक्रीज़ मतलब 50 से 53 और 8% इंक्रीज़ मतलब 25 से कितना हो गया यहाँ पे ये 27, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई 50 गुणा 25 और यहाँ पे 53 गुणा 27, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट आएगी, यहाँ पे 2 साल के बाद की जनसंख्या आएगी। जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी उसको बराबर कर देंगे 50,000 के, और फिर जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसकी वैल्यू निकाल देंगे हम लोग। और बाकी आसान आपके लिए यही है कि आप इस तरह से कर लो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 25% अधिक कमाता है, एक ए है एक बी है। ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है, ए बी से 25% ज़्यादा, अगर बी 100 कमाता है तो ए कितना कमाता है 125, तो बी ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है, या ए बी से चाहे 25% अधिक कमाता है, चाहे ए बी से 25% ज़्यादा है, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे आपसे पूछ लिया बी ए से कितना कम है, बी जो है ए से कितना कम है, 100 जो है 125 से कितना कम है, तो हम बोलेंगे 25 कम है। किससे कम है 25, बी का कंपैरिजन कर रहे हैं ए से, ठीक है। तो 25 कम है 125 से कम है और मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100 से, ठीक है। बी ए से कितना कम है, तो बी यहाँ पे कितना है 100, ए कितना है 125, तो बी 25 कम है, पर किससे कम है 125 से कम है, तो 25 बटे 125 गुणा 100, 25 से काट देंगे, 25 पंज 125, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 0, मतलब कितना कम है 20%। एक संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, संख्या को उसके मूल मान पर वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी। 20% की वृद्धि मतलब अगर संख्या 100 थी तो 100 में 20% इंक्रीज मतलब संख्या कितनी होगी 120। अब ये बोल रहे हैं कि 100 से 120 तो हुई, पर हमने 120 से कितनी करनी है 100, 120 से 100 करनी है तो कितनी माइनस करनी पड़ेगी 20, मतलब 20 कम करना पड़ेगा। किससे कम करना पड़ेगा 120 से कम करना पड़ेगा तभी 100 आएगा, तो 20 कम करेंगे 120 से कम करेंगे, परसेंटेज पूछिए तो मल्टीप्लाई 100। 0 से 0, 2 से काट देंगे, 2 1 2, 2 6 12, 2 से 2 3 6, 2 5 10 0, मतलब 50/3%, 50/3%। और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 16 3 48 और 16 से 2/3%।
16 से ही 2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या मान के चलते हैं 100। दो संख्याएं तीसरी संख्या की 30% और 40% है। एक संख्या 100 की 30% है तो 30 ही होगी, एक संख्या 40% है तो 40 ही होगी। 30% ज़्यादा बोला होता तो यहाँ पे 130, 40% ज़्यादा बोला होता तो यहाँ पे 140। ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। दो संख्याएं तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या की एक 30% है, एक 40% है तो 100 का 30% 30 ही होगा, 100 का 40% 40 ही होगा। तो दूसरी, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है? पहली संख्या मतलब 30-40 का कितना परसेंट है, ऐसे पढ़ेंगे 30-40 का कितना प्रतिशत है, 30-40 का भी लिखेंगे कैसे, 30 किसका, 40 का, 30-40 का पहली संख्या दूसरी का, मतलब पहली दूसरी का, तो 30-40 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है, मतलब मल्टीप्लाई कितना कर देंगे 100। जब भी प्रतिशत निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 बनेगा। 100 यहाँ 4 से काट देंगे, 4 से 25 बार, 25 चौके 100 और 3 गुणा 25, 25 यहाँ 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में कोई फ्रैक्शन है, उसके जो न्यूमरेटर है 15% इंक्रीज किया और डिनोमिनेटर 15% कम किया तो भिन्न का मान आता है 230 में 255। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए, फाइंड ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो हम फ्रैक्शन मान के चलेंगे, हमने मान ली फ्रैक्शन x अपॉन वाई। फिर बोल रहे हैं कि 15% वृद्धि की अंश में, अंश मतलब ऊपर न्यूमरेटर, अंश में 15% की वृद्धि, तो यहाँ पे 115, ठीक है, 115 का मल्टीप्लाई कर दो। 15% की कमी, 15% की कमी मतलब 100 से 15 कम, 100 से 15 कम मतलब कितना हुआ 85, ठीक है। अगर वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ना है, अगर कमी हुई तो 100 से माइनस करना है। ये फ्रैक्शन x अपॉन वाई मान ली, 15% वृद्धि तो 115 गुणा कर दिया और 15% की कमी मतलब 85 मल्टीप्लाई। तो बोल रहे हैं जब ये इंक्रीज डिक्रीज किया तो जो नई भिन्न मिली आपको वो मिली 230/255। यहाँ से x अपॉन वाई की वैल्यू निकालनी है तो पहली तरफ है 230/255, 115/85 परली तरफ जाएगा तो हो जाएगा 85/115, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में और जो डिवाइड में है वो ऊपर मल्टीप्लाई में। अब इसको काट के जो भी आपका आंसर बन रहा है 5 से काट देते हैं, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, 5 एकम 5, 3 5 7 35 और 23 एकम 23 और 0 10 बार चला गया। अब ये बना आपके पास 5 से 5 5 25, 1 5 3 15 और 5 का डबल 5 गुणा 2 10। फिर ये बना, अब कहाँ गलती, 5 5 25, सॉरी 5 5 25 बचा नहीं यहाँ पे कुछ भी नहीं, 5 5 25, 5 एकम 5 और 17 से काट देंगे, 17 यहाँ कुंजा, तो काट के जितना आया ये काट के आया आपके पास या x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3। तो फ्रैक्शन है यहाँ पे जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो कितनी आई 2/3, क्योंकि फ्रैक्शन मान के चले थे हम x अपॉन वाई, तो 2/3। चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि होती है, चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि, तो खपत कितने % कम करनी चाहिए। देखो चीनी की कीमत में 15% वृद्धि मतलब अगर पहले 100 थी तो कितनी हो गई 115, मतलब कोई परिवर्तन हो कि खर्च में कोई परिवर्तन हो तो हम क्या करेंगे कि 115 से दोबारा क्या कर देंगे 100 से 115 हुई, पहले ओरिजिनल 100 था उसके बाद 115, तो 115 से 100 करना है, सिंपल सी बात है 115 से 100, तो 115 से 100 करना है तो 15 करना पड़ेगा माइनस, ठीक है। किससे माइनस करना है ये 115 से 100 करना है, ठीक है, वापिस उसी वैल्यू पर जाना है। तो 115 से 100 मतलब 15 माइनस, किससे माइनस करने हैं 115 से और मल्टीप्लाई 100% पूछिए तो 100 से गुणा, 5 से करते हैं, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, ये बना 100 3 300 और 300/23, ठीक है, 300/23 तो डेसिमल में है नहीं तो अप्रॉक्सीमेट कर देंगे, 23 से कम 23 और 23 से कम 23 बच गए 7 और 23 69 बच जाएगा 1, तो मतलब 13 पॉइंट समथिंग आएगा, तो अप्रॉक्सीमेट कितना है यहाँ पे 13% की कमी की जानी चाहिए 13%।
एक व्यक्ति अपनी आय का 70% व्यय करता है। मान लो एक व्यक्ति की जो आय है, हम मान लेते हैं कि कितनी है, 100। अपनी आय का 70% खर्च करता है। अगर इनकम उसकी 100 है, 70% खर्च करता है, एक्सपेंडिचर उसका 70 है, एक्सपेंडिचर उसका 70% खर्च करता है, मतलब 100 का 70% 70, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 100 रुपये मिले, 70 रुपये खर्च किए, तो सेव कितनी की उसने, 30 रुपये। आय में 15% की वृद्धि। अगर आय 100 है, 15% की वृद्धि, तो अगर उसकी इनकम कर दें 115, तो उसका व्यय भी 10% बढ़ जाता है। ये जो उसका एक्सपेंडिचर है ये 10% इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, 10% का इंक्रीज़ हुआ इसमें। 70 का 10% मतलब हुआ 7। ठीक है, 70 का 10%, ऐसे 2 जीरो से जो 2 जीरो, मतलब 70 का 10% कितना हो गया, 7। तो उसने 7 रुपये क्या कर दिया, उसका व्यय बढ़ गया, तो 70 से कितना हो गया, 77। ठीक है जी, समझ गए। एक्सपेंडिचर कितना था, 70, फिर बोल रहे हैं कि उसका व्यय भी 10% बढ़ गया, तो व्यय 10% बढ़ गया, तो 70 का 10% होता है 7, मतलब 7 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो 77 रुपये खर्च कर रहा है। अब 115 रुपये वो कमा रहा है और 77 रुपये खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रुपये रहा है, 15, 0, 15 में से 7 गए 8 और 10 में से 7 गए 3, 38। अब वो कितने रुपये बचा रहा है, 38। पहले वो 30 रुपये बचा रहा था, अब वो कितने रुपये बचा रहा है, 38 रुपये बचा रहा है। तो उसकी बचत में कितना % इंक्रीज़ हुआ, तो 30 से हुआ 38, मतलब उसकी सेविंग कितनी बढ़ी, 8। कितने से बढ़ी, 30 से, और गुणा कितना हो गया, 100। ठीक है, ये पूछा ना बचत में कितने % की वृद्धि हुई, तो बचत पहले उसकी 30 थी, अब 38 हो गई, तो 30 में 8 का इंक्रीज़, 8 बढ़ा, बटे में कितने से बढ़ा, ये 30 से बढ़ा, 8 इंक्रीज़ हुआ, 30 से इंक्रीज़ हुआ, परसेंटेज निकाल लिया, मल्टीप्लाई 100, 0 से 0, 10 गुणा 8, 80 बटे में 3%। 80/3%। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में करो, अगर सिंपल इस तरह से तो इस तरह से आंसर दे देंगे। यदि एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए, ठीक है, आयत की लंबाई में 20% का इंक्रीज हुआ, तो क्षेत्रफल कितने प्रतिशत चेंज हुआ, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है जी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अगर मैं क्षेत्रफल मान के चलूँ 100, बोल रहे हैं 20% बढ़ाया तो गुणा करेंगे 120/100, फिर बोला 10% घटा दिया तो गुणा कर दिया कितना, 90/100। 100 से 100 खत्म हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो, 12 गुणा 9 कितने हो गए, 12 नया 108। हम 100 मान के चले थे, 100 से 108 हुआ, 100 से 108 मतलब कितना बढ़ा, 8%। 100 से 108, 100 से जितना ज़्यादा होगा उतना इंक्रीज़, तो 8% का इंक्रीज़ होगा। 100 से जितना ज़्यादा हुआ उतना इंक्रीज़, अगर 100 से कम हुआ तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़े, एक को 55% वोट हुए, 2 उम्मीदवार हैं। अगर एक को 55% वोट मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 45%, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर एक को 55% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 45%। और वह 1200 वोटों से जीता। अब ये पहला जीत गया कितने से, 1200 वोटों से। अगर यहाँ पे देखें तो कितने से जीता है ये, 45% में देखें तो 45% इसके हैं, ठीक है, 45% इसके हैं और इसके कितने हैं, 55% इसके हैं, तो परसेंटेज में तो 10% से जीता है और एक्चुअल में कितने बोल रहे हैं यहाँ पे, 1200 वोटों से जीता है, तो 10% कितने के बराबर हुआ, 1200। आपसे पूछा है वोट डाले गए वोटों की संख्या, मतलब 100% की वैल्यू। टोटल कितने थे यहाँ पे, 100% थे, टोटल होगा 100%, 55 ये 45, टोटल कितने हैं 100%। तो 10 से 100 हुआ या तो क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड, या 10 से 100 हुआ तो कितना गुणा किया, 10 गुणा, तो यहाँ भी 10 गुणा कर दो और ये हो जाएगा 12, 1 2 3, 12,000। टोटल वोट थे 12,000। ठीक है, अब करते हैं एचसीएफ एलसीएम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 16, 24, 144 का लघुत्तम एलसीएम ज्ञात कीजिए। 1 16,
24 और 144 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम इन तीनों में बड़ा नंबर होगा या उसका कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, जैसे मान लो 2 3 4 का एलसीएम, 2 3 4 का एलसीएम, मैं बोलूँगा या तो एलसीएम 4 होगा। ठीक है, ये 4 का कोई मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल मतलब जैसे 4 कब होगा, अगर 3 से 4 कटता है तो 3 से 4 नहीं कटता है, 2 से कटता है 4, तो 4 एलसीएम नहीं होगा। अगर 4 का अगला मल्टीपल 8 लिखें तो 3 से नहीं कटेगा। 4 का अगला मल्टीपल 4 3 12 लिखें तो ये 3 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 का तो मल्टीपल है तो इनका एलसीएम कितना है 12। तो वैसे यहाँ पे अगर मैं 144, या तो एलसीएम 144 होगा या 144 का कोई मल्टीपल होगा। ठीक है, तो 24 से कटता है क्या या 16 से कटता है, पहले तो ये चेक करो 24 से कटता है कि 16 से कटता है। 24 से भी कटता है, ये 16 से भी कटता है, तो एलसीएम कितना होगा 144। बाकी तरीका एलसीएम का आपको पता ही है, 16 24 144। एलसीएम ले लो इसका, 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 12, 2 7 14, 2 गुणा 2 4, 2 से दोबारा कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 छीके 12 36, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 18 गुणा 2 36, फिर 3 से काट देते हैं, 3 से 2, 3 एकम 3, 3 छीके 18, फिर 3 से दोबारा कट जाएगा, 2 1 3 गुणा 2 6, फिर एक बार किससे चला जाएगा ये 2 से, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये सारे मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 का डबल 48 और 48 गुणा 3, 3 8 24, 2 3 चौके 12 13 14, कितना आएगा 144। तो एलसीएम कितना होगा इसका 144। 21 35 49 का एचसीएफ, 21 35 और 49 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फाइंड एचसीएफ। अब एचसीएफ के लिए डिवीजन मेथड, एक तो ऑप्शन में से देख सकते हैं कि देखो एलसीएम में बड़ा नंबर देखा, एचसीएफ में देखेंगे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर कितना है यहाँ पे 21, या तो 21 होगा या 21 से कम होगा। 21 कब होगा, अगर 21 से ये 35 और 49 कटते हैं तो, पर 21 से 35 नहीं कटेगा, 21 से 49 नहीं कटेगा, तो 21 एचसीएफ नहीं होगा। अगर डिवीजन मेथड, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड है कि 21 के फैक्टर में आए, 21 के फैक्टर बने 3 गुणा 7, फिर 35 के फैक्टर में आए तो 5 गुणा 7, 5 7 35, फिर 49 के फैक्टर में आएंगे 7 गुणा 7 7 7 49 प्राइम फैक्टर। अब कॉमन क्या है तीनों में, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, एक 7 यहाँ पे, तो एचसीएफ कितना आएगा 7, क्योंकि कॉमन कितना है तीनों में 7। एक होता है डिवीजन मेथड, अब जिनको नहीं आता है डिवीजन मेथड वो डिवीजन मेथड भी देख लें, ये भी जरूरी है। 21 35 49 कोई भी दो नंबर ले लो, डिवाइड करने हैं। 35 को डिवाइड कर दूंगा मैं 21 से, बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना है। 21 से कम 21, 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, फिर 21 के भाड़े में 14 नहीं आएगा तो 14 से डिवाइड करना है 21 को, 14 एकम 14, बचे यहाँ पे 7। अब 14 के भाड़े में 7 नहीं आएगा तो 7 से डिवाइड करना है 14 को, 7 गुणा 2 कितने हो गए 14, और ये 0। लास्ट में किससे डिवाइड करके 0 आया 7 से, लास्ट में किससे डिवाइड करके 0 आया 7 से। अब थर्ड नंबर बचा है आपके पास 49, अब जो भी थर्ड नंबर बचा है उसको डिवाइड करना है दोबारा, जिससे लास्ट में डिवाइड करने पर यहाँ पर 0 आया, तो 7 से डिवाइड करने पर 0 आया तो 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 गुणा 7 कितने हो जाएंगे 49, और ये 0। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है इसका 7, लास्ट में किस नंबर से डिवाइड करने पर 0 आया वो एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना है इसका 7। डेसिमल वाला 0.5, 0.5, 1.5 और एक है 4.5, 4.5। दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। पहली बात, दशमलव के बाद बराबर अंक होने चाहिए। अगर दशमलव के बाद बराबर अंक है तो दशमलव हटा दो, 5/10। दशमलव के बाद यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो ये बनेगा 15/10 और ये बनेगा 45/10। अब ये बन गई फ्रैक्शन, ये बन गई भिन्न। अगर भिन्नों का एलसीएम निकालना है, आपसे पूछा है एलसीएम, अगर इनका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का एलसीएम, मतलब 5, 15 और 45, ऊपर वालों का एलसीएम और डिवाइड करना है नीचे वालों के एचसीएफ से, तो 10,
फिर ये 10, फिर ये 10 और इन तीनों का क्या करना है आपने HCF। ठीक है जी। अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम अपॉन HCF, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का HCF। अगर इस क्वेश्चन में HCF पूछा होता तो ऊपर वालों का HCF और नीचे वालों का एलसीएम। 5, 15, 45 का एलसीएम कितना होगा? ठीक है, 5, 15, 45 का एलसीएम 5, 15, 45 इस तरह से आप कर सकते हैं 5, 15, 45 का एलसीएम। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कितना है यहाँ पे 45, तो दिख रहा है कि 45 15 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, तो एलसीएम कितना आएगा 45। पर नहीं लगता है पता, तो 5 एकम 5, 5 3 15, 5 9 45 इस तरह से कर सकते हैं। 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, फिर एक बार 3 से, 5 3 15, 15 3 45, तो एलसीएम कितना आया 45। और इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ भी 10 10 10, अगर तीनों सेम ही नंबर हैं तो HCF भी 10 होगा, एलसीएम भी 10 होगा, तो 45 बटे में 10, 45 बटे 10 का मतलब हो गया 4.5, 4.5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF कितना हो 1। ठीक है, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जिनका HCF कितना होता है 1। जैसे मान लो एक संख्या 2 है, एक संख्या 3 है। ठीक है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों का जो HCF होगा वो कितना होगा 1। तो हम बोलेंगे ये दोनों नंबर कैसे हैं? को प्राइम नंबर। कैसे नंबर हैं ये? को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर। बोल रहे हैं सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 77 है, तो उनका एलसीएम कितना होना चाहिए? अगर को प्राइम नंबर है, HCF 1 है, ठीक है, अगर इनका गुणा करें तो गुणा कितना होगा इनका प्रोडक्ट होगा 6। इनका प्रोडक्ट 6 होगा तो एलसीएम भी देखेंगे तो एलसीएम भी कितना होगा इनका 6, और प्रोडक्ट भी कितना होगा इनका 6। तो जो प्रोडक्ट होगा वही एलसीएम होगा। अब जैसे मान लो कोई नंबर है 5, एक नंबर ले लिया मैंने 7, ठीक है, इन दोनों का गुणा कितना होगा 35। अगर इन दोनों को गुणा करें तो 35, अगर इनका एलसीएम निकालें, अगर इनका एलसीएम निकालें तब भी एलसीएम कितना होगा इनका 35 होगा। 5 7 का एलसीएम भी 35 होगा और 5 7 का गुणा भी कितना होगा 35 होगा। तो दो सह अभाज्य संख्याएं अगर को प्राइम नंबर है, उनका गुणा 77 है, तो उनका एलसीएम भी कितना होगा 77 होगा। और को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF कितना होता है 1। दो संख्याओं का HCF एलसीएम, HCF और एलसीएम, HCF 50 है और एलसीएम 1000 है। पहली संख्या फर्स्ट नंबर 250 है। आपसे पूछ लेते हैं कि बताओ दूसरी संख्या कितनी है यहाँ पे। अच्छा, एक और बात कि HCF से एलसीएम हमेशा कटता है। ठीक है, HCF से एलसीएम हमेशा डिविजिबल होगा। अच्छा, तो एक फॉर्मूला है HCF इंटू एलसीएम, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। HCF कितना यहाँ पे 50 है, एलसीएम कितना यहाँ पे 1000 है, और परली तरफ एक संख्या 250 दे रखी है और दूसरी संख्या आपसे पूछी है। तो 250 इस तरफ आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो मैं यहीं से डिवाइड कर देता हूँ। 0 से 0, 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 और 50 गुणा 4 कितने हो जाएंगे 5 गुणा 4 5 20 और 1 0, ये कितना हो गया 200। दूसरी संख्या कितनी आएगी 200। ठीक है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 और उनका HCF जो है वो 10 है। ठीक है, उनका HCF कितना है 10 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। अच्छा, रेशियो 5:6 है, HCF 10 है। जब भी रेशियो पता हो, HCF पता हो, तो HCF का मल्टीप्लाई अगर रेशियो से करते हैं तो संख्याएं मिलती हैं। HCF का मल्टीप्लाई अगर मैं रेशियो से करूँगा तो मुझे मिलेंगी संख्याएं, नंबर्स। अब मल्टीप्लाई कैसे करें? जैसे 10 का गुणा 5 से कर दिया तो मैं बोलूँगा एक संख्या 50 है और एक संख्या कितनी है 60। 10 गुणा 5 कितने हो गए 50 और 10 गुणा 6 कितने हो गए 60। तो मतलब एक संख्या 50 है, एक संख्या कितनी है 60।
आपसे संख्याएं नहीं पूछी, आपसे पूछा है एलसीएम। तो 50 और 60 का एलसीएम कितना होगा? 50-60 का एलसीएम हो जाएगा 300। 50-60 का एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के लिए एक तरीका ये भी है कि एक तरफ मैं लिखता हूँ 50, एक तरफ लिखता हूँ 60। 50-60 अगर इसकी रेशियो बनाएं तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, यहाँ पे बचेंगे 5 और यहाँ पे बचेंगे 6। 50-60 की जो रेशियो होगी वो 5:6 होगी। तो 60 का गुणा चाहे 5 से करो, 50 का गुणा चाहे 60 से करो, कितना आएगा ये? 300। तो एलसीएम कितना आएगा? 300। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 54, 72 और 108 से पूरी तरह से विभाजित है। 54, 72 और 108 से पूरी तरह विभाजित। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 54 से भी कटती है, 72 से भी कटती है, 108 से भी कटती है और सबसे छोटी संख्या, मतलब इन तीनों का एलसीएम। तो जो इन तीनों का एलसीएम होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बोल रहे हैं कि ऐसी संख्या सबसे छोटी, जिसमें भी सबसे छोटी संख्या पूछी है तो एलसीएम, जैसे 54, 72, 54 से भी कटनी चाहिए, 72, 72 से भी कटनी चाहिए और 108 से भी कटनी चाहिए। तो वो संख्या कौन सी होगी? इन तीनों का एलसीएम, सबसे छोटी संख्या। तो इन तीनों का एलसीएम देख लो कितना आया, वो आंसर होगा इस क्वेश्चन का। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7, 9 और 11 से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे। तो 7, 9, 11 से डिवाइड करने पर 4 बचना चाहिए। तो पहले तो ऐसी संख्या देखेंगे कि जो 7 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए। ऐसी संख्या क्या होगी? इनका एलसीएम। ऐसी संख्या जो 7 से भी कट जाए, 9 से भी कट जाए, 11 से भी कट जाए, तो सबसे छोटी संख्या बोली तो सबसे छोटी संख्या तो वो एलसीएम होगी। तो 7, 9, 11। अब 7 से एक बार चलाएगा, 7 एकम 7, ठीक है। फिर यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 11, फिर 11 से चला जाएगा 11, 11 एकम 11, फिर सीधा अब 9 ही बचा, यहाँ पे 3 गुणा 3 तो मतलब सीधा 9 ही आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा इनका? 7 गुणा 9 गुणा 11, 7 9 10 63, 7 9 63 गुणा 11, और जब 11 का गुणा करेंगे तो 6, 6 3 9 और यहाँ पे 3, 693। अब ये 693 एलसीएम है, तो मतलब ये एक ऐसा नंबर है इन तीनों नंबर का जो 7 से भी डिविजिबल होगा, 9 से भी डिविजिबल होगा और 11 से भी डिविजिबल होगा। 693 एक ऐसा नंबर है जो 7 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 11 से भी कटेगा, पर कटने का मतलब कि शेषफल कितना आएगा? अगर इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे शेषफल आएगा 0। हमें शेषफल चाहिए 4। अगर जहाँ भी शेषफल बचाना है, आपको 4 शेषफल बचाना है, तो इसमें 4 जोड़ दो बस, ठीक है। जो कटने वाला नंबर आपको पता लगे उसमें 4 एक्स्ट्रा कर दो। तो अगर ये पूरा पूरा कटेगा, अगर 4 एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो 4 बचेंगे इसमें फिर। तो 697, 697 जितना शेषफल बचाना है, ठीक है, उसको एलसीएम में प्लस कर दो। जितना भी शेषफल बचाना है एलसीएम प्लस शेष, तो वो बच जाएगा। एक रेजिमेंट में सैनिकों की एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिन्हें 5, 8, 10 सैनिकों की पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए हमें, ठीक है। होल स्क्वायर नंबर मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो इसका तरीका क्या है? 5, 8, 10 इनका ले लेते हैं एलसीएम। 2 से कट जाएगा, 5, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 से कट रहा है, 2 गुणा 2 4, 5, एक बार 2 से जाएगा, एक बार 5 से जाएगा, 5 और एक बार कितने से चला जाएगा? 5 से। 5 एकम 5, 1 5 एकम 5। तो एलसीएम कितना आया? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, ठीक है। बोल रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए, ठीक है, जिन्हें 5, 8, 10 सैनिकों की पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो सैनिकों की न्यूनतम संख्या, कम से कम संख्या बतानी है आपको। कम से कम संख्या मतलब एलसीएम से, ठीक है। कम से कम जहाँ भी सबसे छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम। पर यहाँ पे देखो परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए। अगर इनको गुणा कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर में क्या होता है कि एक नंबर आता है 2 बार, जैसे 2 का पेयर बना, ठीक है, फिर इस 2 का पेयर नहीं बना, इस 5 का पेयर नहीं बना। तो परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए हमें यहाँ पर एक अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई 2 करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई 2 किया और अपनी मर्जी से मल्टीप्लाई 5 किया, तभी 2 का पेयर कंप्लीट हुआ, तभी 5 का पेयर कंप्लीट हुआ। अब ये बना परफेक्ट स्क्वायर। एक नंबर 2 बार आ गया तो वो बन गया परफेक्ट स्क्वायर। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 पंजे 40, 40 गुणा 2 80, 80 गुणा 5, 80 गुणा 5 हो जाएंगे 400।
अब 400 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 420 का स्क्वायर होता है 400 होता है 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो 400 परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया। तो ये थे क्वेश्चन आज के। तो आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर्स के साथ, ठीक है। आप पहले वीडियो पॉज किया करें, फिर खुद क्वेश्चन किया करें, फिर देखा करें वीडियो की आपका आंसर ठीक है कि नहीं है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।